हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही और परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जब भी नया वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए आज का हम स्टार्ट करते हैं सेशन। इसमें हम लाए हैं हिंदी विषय के सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जिसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन के देखेंगे। तो चलिए सुपरफास्ट अंदाज में हम आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्न एक देखते हैं। प्रश्न एक में कहा गया है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत शब्द। ठीक है। प्रश्न दो में कहा गया, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाय वर्ण कौन से हैं? अयोगवाय वर्ण कौन कौन से होते हैं? अम और आहा। ठीक है, ये दोनों वर्ण क्या होते हैं? अयोगवाह। ठीक है, प्रश्न तीन पर चलते हैं। प्रश्न तीन में कहा गया, हंस में लगा ये चिन्ह जो ऊपर लगा हुआ है बिंदी, इसको क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है। प्रश्न चार में कहा गया, चांद शब्द में लगा यह चंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ये चंद्र बिंदु है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुनासिक। ठीक है, तो एक बिंदी अकेली है तो उसके लिए अनुस्वार, और चंद्र बिंदु है तो उसे अनुनासिक। ठीक है। प्रश्न पाँच देखते हैं। पाँच में कहा गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण या अक्षर। ठीक है। प्रश्न छः में कहा गया, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तत्सम। जैसे किसी से ये गेहूँ है, तो गेहूँ है जो क्या है? तद्भव रूप है। इसका तत्सम रूप क्या है? इसका तत्सम रूप है गोधूम। ठीक है। इस जो ये शब्द है तो ये कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। चलिए प्रश्न सात पर आते हैं। प्रश्न सात में कहा गया है, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कार्य के होने को बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है। चलिए प्रश्न सात आठ को देखते हैं। प्रश्न आठ में कहा गया, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? व्याकरण को। और व्याकरण को ही भाषा का सबसे आवश्यक रूप माना जाता है। चलिए प्रश्न नौ देखते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण की शब्दता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेष। प्रश्न 10 में कहा गया, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? लिंग का जो निर्धारण है वह होता है संज्ञा से। किससे? संज्ञा से। प्रश्न 11 में है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का जो मूल रूप है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। प्रश्न 12 में कहा गया, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं तो कैसी होती हैं? संश्लिष्ट होती हैं। ठीक है। प्रश्न 13 में कहा गया है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने हैं? तो हिंदी में कारक सभी को पता है कि 8 कारक होते हैं। ठीक है। जबकि संस्कृत में कितने होते हैं? 7 होते हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो 50 में क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो लगभग सभी टॉपिक से संबंधित है। तो इसको यदि आप 2-3 बार रिवाइज करके देख लेंगे तो इससे लगभग आपके 5 नंबर तो निश्चित ही पक्के हो जाएंगे। तो इसको यदि आप वैसे देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप सुनकर भी इसको याद कर सकते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन का यही एक फ़ायदा होता है कि यदि हम देखने का टाइम नहीं मिल रहा तो सीधा वीडियो चालू कर दो और सुनते जाओ। चलिए प्रश्न 8 में प्रश्न 14 देखते हैं। प्रश्न 14 में कहा गया, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्या क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। प्रश्न 15 में कहा गया है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ठीक है। प्रश्न 16 में कहा गया है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे संज्ञा है, किसी का नाम है, तो नाम की जगह हम किसी को भी बोल दें यह है, वह है, वे, उनका, इनका, इन्हें, उन्हें इत्यादि। ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रश्न 17 देखते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो वो भेद है 6 भेद। ठीक है। 6 कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक,
निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, कौन कौन से 6 सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है। प्रश्न 18 में कहा गया है क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे खाना है, हंसना है, रोना है, बैठना है, खेलना, चलना, पढ़ना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न 19 में देखते हैं क्रिया के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? मतलब क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न 20 पर आते हैं। 20 में कहा गया काल कितने प्रकार के होते हैं? काल होते हैं 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। प्रश्न 21 में कहा गया है सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो सा व्यंजन का उच्चारण स्थान है तालु। दोस्तों इसमें जो कहा गया है जो उच्चारण स्थान है तो इसके लिए हम समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम चाहें तो इनको एक बार समझ लें तो कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि अगर जैसे अपन से पूछा गया है पावर्ण, तो पावर्ण किस उच्चारण स्थान क्या है? तो इसको हम बोल कर देख सकते हैं पा, पा। ठीक है। तो इसको हमने क्या बोला? पा बोला, तो इसमें किसकी ज़रूरत पड़ी हमें? ओंठों की। तो पा वर्ग है जो किससे बोला जाता है? तो ये ओष्ठ से बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? पा, इसमें आते हैं पा है, फा है, बा, भा और माँ। ये किससे बोले जाते हैं? ये कैसे हैं? ओष्ठ है। ठीक है। प्रश्न 22 में कहा गया वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वा, एक बार आप बोल कर देखिए वा, वा। तो इसमें दांतों का भी उपयोग होता है और ओष्ठ का भी उपयोग होता है। तो वा वर्ण किसका कैसा उच्चारण स्थान क्या है? दंतों और ओष्ठ। ठीक है। इया का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह है कंठ। ठीक है। अब का वर्ग, का वर्ग का उच्चारण की दृष्टि से क्या है उच्चारण स्थान? ठीक है। तो इसका क्या है? कंठ है। जो का वर्ग वाले हैं जैसे का है, खा है, गा है, घा है और या है, ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। तो ये का वर्ग जो है तो ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है। चलिए प्रश्न 25 देखते हैं वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? देखिए जैसे अपन ने देखा पा, फा, बा, भा और माँ। ठीक है। तो ये है 5 वर्ण। तो इनमें से जो द्वितीय वर्ण है ये द्वितीय भा और ये चतुर्थ भा, तो ये कहाँ आएंगे? क्या? महाप्राण। ठीक है। और अब जो बचे हुए 3 है, एक पा, एक बा और एक माँ, तो ये कहाँ आएंगे? क्या? ये कहलाएंगे अल्प प्राण। क्या कहलाएंगे? अल्प प्राण। ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिए। दूसरा और चौथा व्यंजन कहाँ आएंगे? महाप्राण। और पहला और तीसरा और पांचवा कहाँ आएंगे? अल्प प्राण। तो इसके लिए एक ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक ये है कि महा, प्राण तो सभी में लिखा है महा, तो इसमें कितने वर्ण आए हैं? 2। ठीक है। और अल्प, अल्प इसमें कितने वर्ण आए हैं? 3 में। तो इसमें से अपन को 2 अक्षर चूज करना है और इसमें से 3, तो वो क्रम से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 26 में कहा गया ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए और आई का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु। घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का कंठ। अभी मैंने बताया था ना का, खा, गा, घा और इया, ये के इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है। प्रश्न 28 में कहा गया है वर्ण के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण को क्या कहलाते हैं? तो मैंने अभी बताया ना कि अल्प प्राण कहते हैं। प्रथम, तृतीय और पंचम को हम अल्प प्राण कहते हैं। और चतुर्थ और द्वितीय और चतुर्थ को क्या कहते हैं? उसे महाप्राण कहते हैं। ठीक है। प्रश्न 19 में कहा गया मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन कौन से हैं? तो 2 स्वर होते हैं, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ठीक है। दो स्वरों के प्रकार होते हैं हिंदी में। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ कैसी होती हैं? तो ये मैंने अभी शायद रिपीट हो गया, ये संश्लिष्ट होती हैं। प्रश्न 31 में कहा गया शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? द्विकर्मक। ठीक है। प्रश्न 32 में कहा गया मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे है
मुझे शब्द ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये है उत्तम पुरुष सर्वनाम। प्रश्न 33 पर आते हैं। 33 में कहा गया मानव शब्द का विशेषण कैसे बनेगा। तो मानव शब्द का विशेषण कैसे बन गया, उसमें ये जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मानवीय। चिड़िया चिड़िया आकाश में उड़ रही है। उस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार क्रिया का किस प्रकार की है, तो वह है अकर्मक, क्योंकि चिड़िया का काम क्या है, उड़ना। तो वो कोई काम नहीं कर रही, वो तो उसका स्वभाव ही है उड़ना, तो वो एक काम नहीं कहलाता। पशु शब्द का विशेषण, पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पार्श्विक। ठीक है। नेत्री, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, नेत्री का हो जाएगा नेता। जैसे अभिनेता, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। जैसे कवि का हो जाएगा कवित्री। क्या हो जाएगा, कवि का कवित्री। ठीक है। चलिए प्रश्न 37 पर आते हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। ठीक है। प्रश्न 38 में है काम का तत्सम रूप क्या है, काम का तत्सम रूप होगा कर्म। कर्म शब्द है, ये है तत्सम, और इसका होगा काम हो जाएगा तद्भव रूप। ठीक है। दूध का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, दुग्ध। दूध का तत्सम रूप दुग्ध। ठीक है। पा वर्ग का उच्चारण मुँह के किस भाग से होता है, तो अभी मैंने बताया जो पा वर्ग है, पा, फा, बा, भा और मा, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो ये है ओष्ठ। ठीक है। ओठों से इनका उच्चारण होता है पा वर्ग का। चा, छा, जा, झा व्यंजन के उच्चारण के मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है। जैसे चा वर्ग है, चा, छा, जा, झा और या, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो इनका उच्चारण स्थान है तालव्य। क्या है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है तालव्य। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये रिपीट हो गया, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वह धीरे धीरे आ रहा है, वाक्य अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है, धीरे धीरे आना, ये है क्रिया विशेषण। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे आना हो गई क्रिया और धीरे धीरे हो गया उसका विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। मानव शब्द से विशेषण बनेगा, तो मानव से बनेगा मानवीय, ये भी रिपीट हो गया। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है किस प्रकार की क्रिया है, तो ये कर्मक है, ये बता चुका हूँ। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए, तो ये क्या, बुढ़ापा कैसा है, भाववाचक, जो बुढ़ापे का भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है। आलस्य का विशेषण क्या है, आलस्य का विशेषण हो जाएगा आलसी। ठीक है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द हो जाएगा निर्वृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम शब्द निर्वृत्ति। अंतरंग का बहिरंग, अंतरंग का बहिरंग। और हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रकट हो जाएगा। ठीक है। गुप्त शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्रकट। तो दोस्तों हमारे वीडियो और क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि जो लक्ष्य को हासिल करना है वो हमारी प्राथमिकता है। तो चलिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।